बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 9 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन नंबर 9 के अंदर जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है वो है इंक्लूड फंक्शन और डेट फंक्शन। पीएचपी के इंक्लूड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम पीएचपी के किसी एक पेज का कोड किसी पीएचपी के दूसरे पेज के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो हम पीएचपी का इंक्लूड फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं द इंक्लूड फंक्शन टेक्स ऑल द टेक्स्ट इन अ स्पेसिफाइड फाइल एंड कॉपीज इट इनटू द फाइल दैट यूज द इंक्लूड फंक्शन। कि क्या मतलब कि पीएचपी के एक पेज के अंदर जो कोड है अगर हम उसको दूसरी किसी फाइल के अंदर पीएचपी के किसी दूसरी पेज के अंदर यूज करना चाहते हैं तो इंक्लूड फंक्शन उसको कॉपी कर देता है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जहां हमने इंक्लूड के फंक्शन को यूज किया हुआ। ये चीज़ हमारे बहुत काम आती है। जैसे अगर हमने अपनी वेबसाइट का हेडर बनाया हुआ है तो हम हर पेज के ऊपर नया उसका हेडर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक अलग से फाइल लेंगे, उसके अंदर हेडर हम उसका डिफाइन कर देंगे और उसको इंक्लूड फंक्शन के जरिए अपनी वेबसाइट के हर पेज के ऊपर कॉल कर लेंगे। तो चाहे अगर मेरी वेबसाइट के 50 पेजेस हैं, 60 पेजेस हैं, तो वो हेडर हर पेज के ऊपर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इंक्लूड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एक पेज के अंदर पीएचपी का लिखा गया कोड को अगर हम किसी दूसरे पीएचपी के पेज के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम इंक्लूड फंक्शन को यूज करेंगे। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूं और आपने इसको बड़े गौर से और ध्यान से देखना है। सपोज दैट कि मैंने अपना उसी तरह पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे और यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इको वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी और इसको मैं सेव कर देता हूं, फाइल सेव, और इसका नाम मैं लेट्स सपोज माई फाइल डॉट पीएचपी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया। अब मैं एक और पेज बनाता हूं पीएचपी का और इसके अंदर मैंने उसी तरह स्टैंडर्ड टैग्स लिखे। अब मैंने क्या किया कि देखिएगा बड़े गौर से कि मैंने इंक्लूड ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स और यहां मैंने लिखा माई फाइल डॉट पीएचपी। मैंने अपनी माई फाइल डॉट पीएचपी को इधर इंक्लूड करवा दिया और यहां मैंने लिखा इको और हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। अब मैंने इस फाइल को सेव किया, फाइल सेव, और इसको मैंने इसका नाम लेसन 9 डॉट पीएचपी रख दिया। अब बड़े गौर से देखना है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपने बड़े गौर से इसको देखना है, आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ब्राउजर के अंदर, मैंने लिखा लोकल होस्ट, उसके बाद मैंने लेसन 9 डॉट पीएचपी। देखिए जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देखो वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब जरा आप गौर करो कि मैंने लेसन डॉट पीएचपी 9 डॉट पीएचपी के अंदर मैंने उर्दू आईटी एकेडमी नहीं लिखा था। मैंने कहाँ लिखा हुआ था, मैंने माई फाइल के अंदर ये लिखा हुआ था। लेकिन इंक्लूड फंक्शन ने क्या किया कि उस फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मैंने उस फाइल के अंदर लिखे हुए कोड को अपने लेसन 9 डॉट पीएचपी वाले पेज के अंदर इस्तेमाल कर लिया। अब अगर मैं अपने उस माई फाइल के अंदर कोई और स्टेटमेंट्स लिख देता हूं या कुछ और लिख देता हूं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरे उस पेज के अंदर जहां मैं इसको इंक्लूड करूंगा। देखें यहां मैंने लिख दिया फिर वेलकम टू पीएचपी। अब ये दोनों लाइन ऑफ कोड्स जो से हैं ये माई फाइल के अंदर लिखे हुए हैं और मैंने इन्हें किधर इंक्लूड करवा दिया, अपने लेसन 9 के अंदर। अब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा देखिएगा कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हुई नजर आएंगे। ये देखिए वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी, वेलकम टू पीएचपी और हेलो वर्ल्ड आ गया।
अब ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंक्लूड फंक्शन का, कि हम इंक्लूड फंक्शन को यूज करके पीएचपी के पेज का कोड किसी दूसरे पीएचपी के पेज के ऊपर इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मसलन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं। हम अपने बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हर मॉड्यूल या ऐसा मॉड्यूल जो हमारे प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज हो रहा है उसको हम एक अलग फाइल के अंदर बना लेते हैं, और जब हमने उसको यूज करना होता है इंक्लूड की हेल्प से हम उसको अपने उस पर्टिकुलर पेज के अंदर यूज कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है और हमें बार बार उसका कोड नहीं करना पड़ता, और उस पेज को हम चाहे 10 पेजेस के अंदर यूज कर लें, 50 के अंदर यूज कर लें, वो एज सच यूज हो जाता है हमारे उन पर्टिकुलर पेजेस पे जहां हम उसको इंक्लूड करवाएंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपके इंक्लूड फंक्शन का। अब इंक्लूड फंक्शन के साथ ही हमारे पास एक और फंक्शन भी है जो बिल्कुल इंक्लूड की तरह है, दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड फंक्शन इज आइडेंटिकल टू इंक्लूड, कि रिक्वायर्ड फंक्शन बिल्कुल इंक्लूड की तरह है। इसमें जो डिफरेंस है उसको हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि सेम अगर मैंने जहां इंक्लूड लिखा है, अगर यहां मैं रिक्वायर्ड लिख दूंगा, देखिएगा अगर मैं यहां रिक्वायर्ड लिख दूंगा तो सेम मुझे रिजल्ट आएगा, कोई इसमें आपको चेंजिंग नहीं फील होगी। ये देखिएगा सेम रिजल्ट, ये देखें बिल्कुल वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी, वेलकम टू पीएचपी और हेलो वर्ल्ड आया। अब यहाँ आपके ज़हन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब ये देखें कि नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दैम। बेसिकली इनमें डिफरेंस ये है कि ये एरर्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। मसलन कैसे, अब बहुत गौर से आपने इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है कि इंक्लूड फंक्शन को जब हम यूज करते हैं और अगर वो फाइल उसको नहीं मिलती तो वो वार्निंग जनरेट करेगा और नीचे जो स्क्रिप्ट होगा उस फाइल के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या करेगा कि वो आपको फैटल एरर देगा अगर उसको फाइल नहीं मिलती, और जो उस पीएचपी पेज के नीचे कोड लिखा हुआ होगा उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये चीज़ मैं आपको करके भी दिखाता हूँ और आपने इसको बड़े गौर से देखना है कि ये किस तरह होगी। मैं दोबारा यहाँ इंक्लूड लिखता हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। मैंने इंक्लूड लिखा और लेट्स सपोज कि मैं इस फाइल का नाम मैंने गलत दे दिया। अब जाहिर है उसको myfile.php नहीं मिलेगी, या अगर मैं उसका पाथ गलत दे देता हूं तो जब उसको नहीं मिलेगी तो अब आप देखिएगा कि ये एक एरर जनरेट करेगा, वार्निंग जनरेट करेगा। ये देखिएगा ये इसने मुझे एक वार्निंग जनरेट की कि अनएबल या फेल टू ओपनिंग अ फाइल। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि एंड पे इसने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट भी कर दिया है, वार्निंग भी दी है, और साथ ही जो लेसन 9.php के अंदर कोड था उसको इसने एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब सेम अगर मैं यहाँ रिक्वायर्ड का फंक्शन यूज करूंगा तो अब देखिएगा कि क्या होता है। यानी कि यहाँ मैंने लिखा रिक्वायर्ड, अब देखिएगा बड़े गौर से इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है कि फाइल सेव, और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया देखें अब क्या है आपके पास, फैटल एरर। अब क्या आया आपके पास, देखें फैटल एरर आया, और उसी तरह के फेल टू ओपन अ रिक्वायर्ड फाइल, जो भी erm file.php। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, अब आपको नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ नजर नहीं आया, यानी कि उसने एरर के बाद जो कोड की एग्जीक्यूशन थी उसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड। अब जरा हम उसको पढ़ते हैं तो अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। The two functions are identical in every way except how they handle errors, कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस ये है कि ये किस तरह एरर्स को हैंडल करता है। एरर्स को हैंडल करने का तरीका इनका जरा डिफरेंट है। द इंक्लूड फंक्शन जनरेट अ वार्निंग, कि इंक्लूड फंक्शन वार्निंग जनरेट करता है। कब वार्निंग जनरेट करता है, जब उसको फाइल नहीं मिलती। बट द स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, लेकिन जो स्क्रिप्ट है आपका जैसे हेलो वर्ड था वो भी एग्जीक्यूट ये कर देता है इंक्लूड फंक्शन।
लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है इट जनरेट फैटल एरर, कि वो फैटल एरर देता है एंड द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन विल स्टॉप आफ्टर द एरर। जैसे ही उसको एरर मिलता है उसके बाद वो स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इंक्लूड और रिक्वायर्ड में। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड को यूज करें या रिक्वायर्ड को। तो बेस्ट वे ये है कि आपने अपने PHP प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड को यूज करना है। क्यों यूज करना है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं या डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर हमारी फाइल के पाथ मिस हो गए हैं या फाइल का नाम गलत हो गया है तो रिक्वायर्ड उसको वहीं रोक देगा और उसके नीचे जो कोड है, लेट्स सपोज वो कोई डेटाबेस का कोड है या कोई क्यूरी का कोड है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर इंक्लूड फंक्शन यूज किया है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए इन दोनों में से बेस्ट रिक्वायर्ड फंक्शन है कि आपने हमेशा ट्राई करना है कि अपने प्रोग्राम के अंदर, PHP के प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर आप रिक्वायर्ड फंक्शन को यूज करें। होपफुली कि आपको इसका इंक्लूड और रिक्वायर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनको हमने कब यूज करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है PHP का डेट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, PHP का डेट फंक्शन एक रिच फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इसके आप कह लो कि यूज़ है और हम एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर, डेटाबेसिस के अंदर और दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट है वो डेट एंड टाइम के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। लिहाजा इसको बड़े गौर से देखना है। डेट का जो सिंटैक्स है वो क्या है कि डेट, उसके बाद हम क्या देते हैं फॉर्मेट और फिर टाइम स्टैम्प। अब डेट के हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट हैं। इसका जो पहला पैरामीटर है वो फॉर्मेट है। अब कुछ मैंने फॉर्मेट आपके सामने लिखे हैं, जैसे D रिप्रेजेंट द डे ऑफ द मंथ, M रिप्रेजेंट द करंट मंथ और Y रिप्रेजेंट द ईयर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसके आप कह लें कि लेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। लिहाजा इसको बड़े गौर से देखना है और जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा उसको भी आपने बड़े गौर से देखना है। अब देखें, उसी तरह मैंने क्या किया, अपना नोटपैड ओपन किया और यहाँ मैंने बाकी को ख़त्म कर दिया और इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया $D और यहाँ मैंने लिखा डेट और यहाँ उसका फॉर्मेट लिखा। अब फॉर्मेट में मैंने लिखा पहले D, फिर मैंने लिखा M फॉर मंथ और फिर मैंने लिखा ईयर और इसको क्लोज किया। और जैसे ही मैं इको $D करूँगा, अब आप देखोगे कि आपके को ये करंट डेट आपको बताएगा। देखिएगा जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें 21 और 4 और इसने क्या किया 30 मुझे रिजल्ट दे दिया करंट डेट। अब आप ये देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है कि आपको करंट जो डेट है उसने हमें डिस्प्ले कर दी है। अब मैं अगर इसका फॉर्मेट चेंज करता हूं, अब आप बड़े गौर से देखिएगा कि लेट्स सपोज कि अगर मैं कैपिटल D कर देता हूं और कैपिटल M कर देता हूं, तो अब आपने इसको बड़े गौर से देखना है कि यहाँ मैंने कैपिटल M कर दिया और फिर मैंने यहाँ कैपिटल Y कर दिया। तो अब आप देखिएगा कि आपको जो डेट प्रिंट होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी। देखिएगा, ये देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया आप देख सकते हो कि संडे का SUN है, अप्रैल का APR और 2013 यानी कि कंप्लीट आपके पास क्या आया कि उसका ईयर आ गया। ये कैपिटल Y की वजह से है। लेकिन अगर आपका यहाँ स्मॉल y होता तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 13 ही आना था। तो ये आपके PHP का क्या हो गया, डेट फॉर्मेट हो गया। जो नेक्स्ट इसका पैरामीटर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके फंक्शन को भी। अब देखें, अ टाइम स्टैम्प इज अ नंबर ऑफ सेकंड सिंस January 1st 1970। दिस इज आल्सो नोन एज यूनिक टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प क्या है, इज एन इंटीजर दैट होल्ड्स द नंबर ऑफ सेकंड या दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ सेकंड फ्रॉम January 1st 1970। यानी कि January 1st 1970 से लेके आज तक ये क्या करेगा, यानी कि नंबर ऑफ सेकंड्स को अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प बोलते हैं और इसको हम यूनिक टाइम स्टैम्प भी बोलते हैं।
इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो हम m के टाइम का फंक्शन यूज करते हैं, और इसका सिंटैक्स ये है कि m के टाइम पहले हम आवर्स देंगे, फिर उसके बाद मिनट्स देंगे, फिर हम सेकंड्स, मंथ, डे और फिर ईयर। अब जब हम इसको यूज करेंगे तो देखिएगा आप कि ये हमें नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न करेगा फ्रॉम 1970, 1 जनवरी 1970 से लेके आज तक का, और फिर मैं आपको उन सेकंड्स को कन्वर्ट करके दूंगा आज की डेट तक। अगर वो आज की डेट तक कन्वर्ट हो जाता है तो इट मींस कि इसने परफेक्टली काम किया है, कि इसने जनवरी 1 1970 से लेके आज तक हमें जो सेकंड रिटर्न किया है वो बिल्कुल ठीक किया। अब ये देखिएगा, मैं इसको अब प्रैक्टिकली करता हूं और आपने इसको बड़े गौर से और ध्यान से देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल कि इसी को मैंने चेंज किया और इसको मैंने m के टाइम, और इसके पहले मैंने क्या दे दिया 0,0,0, यानी कि इसके आपने आवर्स, मिनट, सेकंड 0 कर दिए। फिर मैंने डेट, और सबसे पहले क्या दिया मंथ, जो इसका सिंटैक्स है। उसके बाद मैंने कॉमा डाला, फिर मैंने लिखा डेट, और फिर मैंने दिया लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ डे, और फिर मैंने लिखा डेट, और फिर यहाँ मैंने लिखा ईयर, और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं जैसे ही ई को डी करवाऊंगा, आप देखिएगा कि ये मुझे नंबर ऑफ, ये मुझे क्या करेगा, ई को डी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये मुझे क्या करेगा नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न कर देगा। कहां से, 1 जनवरी 1970 से आज तक जितने सेकंड्स हुए हैं वो मुझे ये रिटर्न करेगा। देखिएगा फाइल सेव, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें इसने मुझे ये सेकंड्स रिटर्न कर दिए। कहां से, 1 जनवरी 1970 से, यानी कि ये बिलियंस ऑफ सेकंड्स है। अब इन सेकंड्स को मैं डेट में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, सेम इसी को नीचे मैं लेट्स सपोज इको करवाता हूं, इको, और यहां मैं पहले br दे दूं ब्रेक लाइन, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि ऊपर जो नंबर ऑफ सेकंड्स आए हैं वो क्या है। और फिर यहां मैं उसको कन्वर्ट करता हूं इको, यहां मैंने लिखा डेट, और फिर मैंने उसका लिखा फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट जैसा भी लिख लूं, पहले मैं डे कर देता हूं, फिर मैं मंथ कर देता हूं, फिर मैंने ईयर कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने $D कर दिया, इसको ये पैरामीटर पास कर दिया। ओके जी, अब मैं इसको फाइल और सेव किया। अब मैं जैसे ही इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें आपके पास क्या आ गया, आज की करंट डेट आ गई। यानी कि अगर आप गौर करो कोड को, तो इस $D के अंदर क्या आए थे, वो नंबर ऑफ सेकंड्स आए थे। कहां से, 1970 से लेके आज तक। और फिर मैंने डेट फंक्शन के जरिए मैंने फॉर्मेट लगाया DMY, और उसको डेट को सेकंड एज ए सेकंड पैरामीटर पास किया, तो उसने मुझे क्या किया, करंट मुझे डेट दे दिया। तो इट मींस इसने बिल्कुल एक्यूरेट हमें नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न किया है फ्रॉम 1997 टू आज तक, और ये बिलियंस में। अब आप ये देखो कि अगर मैंने नेक्स्ट लेट्स सपोज ईयर को प्रिंट करवाना है, या नेक्स्ट डेट को, अगले दिन की डेट को प्रिंट करवाना है, तो बहुत ही आसान है। मैं जस्ट यहाँ डी में +1 कर दूंगा, तो अब आप देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, अब आपके ये क्या हो जाएगा 15, और ऊपर भी देखें कि नंबर ऑफ सेकंड्स भी जो है वो इंक्रीज कर गए। अगर आप कैलकुलेट करोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके ये 86,400 सेकंड्स बनते हैं एक दिन के अंदर, और वो आप देख सकते हो कि वो ऊपर क्या हो गए, ऐड भी हो गए। अब देखिएगा दोबारा मैं इसको वापस करता हूं, तो अब आप ये देखोगे वापस आपके सेकंड डिक्रीज होंगे। ये देखिएगा फाइल सेव, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें इधर से डेट चेंज हुई, और इधर से आप देख लो कि वो नंबर ऑफ सेकंड्स भी क्या हुए, आपके डिक्रीज हुए। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम लेसन, ये इसके अंदर जो ईयर है हमारा, अगर मैं 1 का ऐड कर दूंगा, तो ये मुझे नेक्स्ट ईयर शो करवा देगा। जैसे 13 है, अब ये क्या करवा देगा 14, ये देखें। और ऊपर देखें कि नंबर ऑफ सेकंड्स भी उसने पूरे साल के उसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो ये हम m के टाइम फंक्शन को यूज करके हम बड़े ही आसानी से डेट और टाइम और मिनट्स आवर्स के ऊपर इजीली हम काम कर सकते हैं। तो इस लेसन नंबर 9 के अंदर हमने क्या देखा, हमने एक इंक्लूड फंक्शन देखा कि हम इंक्लूड फंक्शन को किस तरह यूज करते हैं। फिर हमने ये देखा कि रिक्वायर्ड और इंक्लूड में क्या डिफरेंस होता है।
फिर हमने डेट के फंक्शन को देखा है कि डेट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे स्मॉल डी का मतलब क्या है और कैपिटल डी का क्या मतलब है। इसी तरह फिर हमने टाइम स्टैम्प को यूज़ किया है और टाइम स्टैम्प के लिए मैंने एम के टाइम को यूज़ किया है। आपने भी ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं और जो मैंने ये फंक्शंस करवाए हैं, इन्हें अच्छी तरह आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो या एडवांस प्रोग्रामिंग करते हो उनके अंदर ये चीज़ें 100% यूज़ होंगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट डेट एंड टाइम के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, उर्दू IT अकेडमी का। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो, डिस्कशन फोरम के अंदर अगर आपका कोई रिलेटेड क्वेश्चन है इंक्लूड फंक्शन से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड, आप उसको पुट करो, इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी डेट और इंक्लूड फंक्शन के ऊपर ग्रिप हो जाए। शुक्रिया।